नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और आज हम बात करेंगे देश की देश के राजनीतिक परिदृश्य की। हमारे साथ हैं अनुपम मिश्रा जी प्रयागराज से। स्वागत कर रहा हूं मैं। घूमता आईना वाले हमारे सुपरिचित अनुपम मिश्र नमस्कार जी, सर। नमस्कार। स्वागत है आपका जयपुर डायलॉग्स पर। ये बताएं कि क्या हमारे प्रधानमंत्री आजकल बहुत नर्वस हैं? मुझे मोदी के समर्थक ज्यादा नर्वस नजर आ रहे हैं। मोदी तो अभी मोदी के तक मुझे समर्थक तो तब से नर्वस हो गए जब जिसको रोज गाली दिया करते थे और जिससे रोज दो चार किया करते थे उसको उठा के एडवाइजर बना दिया इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का। मैं अच्छा, अगर हम दिलीप मंडल की बात करें तो मुझे लगता है वो एक गलत फैसला है। मैं इसका कारण बता दूं। दिलीप मंडल आपके लिए तभी तक यूजफुल थे अगर आपने उनसे कोई फाइनेंशियल डील कर ली थी। माने चुनाव के बीच में दिलीप मंडल ने अपना पूरा एक तरीका बदल दिया और भाजपा के लिए बैटिंग करने लगे। वहां तक तो वो आपके लिए सूटेबल थे जब तक वो विपक्ष में रह के आपके लिए बैटिंग कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उनके ऊपर भाजपा की मोहर लग गई वैसे ही दिलीप मंडल का अपना आभा मंडल समाप्त हो गया ना। आप समझे, एक बार आपने भाजपा के आप एडवाइजर हो गए तो दिलीप मंडल की यूजफुलनेस बची ही नहीं। तो उनके साथ तो कोई फाइनेंशियल डील ही बेहतर थी। जैसे चुनाव के बीच में वो लगातार उन्होंने अपना एकदम यू टर्न लेके बीजेपी के पक्ष में बोलना शुरू कर दिया। वहां तक तो माना जाता है कि भाई आप विपक्ष में रहते हुए भाजपा के लिए बैटिंग कर रहे हैं। तो माना जा रहा था कि हाँ साहब, आपकी बात का कुछ असर कितना पड़ रहा था, लेकिन पड़ रहा था। लेकिन एक बार वो आपके साथ आ गए तो अगर आपको लगता है कि दिलीप मंडल कोई ऐसे नेता है जब वो आपको जोड़ेंगे तो उनके साथ लाखों करोड़ों फॉलोअर आपके साथ जुड़ जाएंगे, तो फिर आप समझ लीजिए दिलीप मंडल आपको उतने ही वोट दिलाएंगे जितने मुसलमानों के वोट मुख्तार अब्बास नकवी दिला रहे थे। तो आप इसको समझिए ना, जितने यादवों के वोट मोहन यादव दिलाए हैं और जितने मुख्तार मुसलमानों के वोट मुख्तार अब्बास नकवी दिलाए हैं, उतने ही दलितों और ओबीसी के वोट दिलीप मंडल भी दिला देंगे। आप इसे समझ रहे हैं। तो दिलीप मंडल वाला जो ये फैसला है, मुझे लगता है कि उनके साथ अगर कोई फाइनेंशियल डील थी तो वैसे ही रहना चाहिए था। और बिना उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी और बिना मोदी का और बिना सरकार का ठप्पा लगाए उनको विपक्ष में रहते हुए बीजेपी के लिए बैटिंग कर जैसे वो कर रहे थे वैसे ही उनको छोड़ दिया जाना चाहिए था। तो शायद वो ज्यादा प्रभावी सिद्ध होते। सर, आपको क्या लगता है? निश्चित रूप से कि देखिए क्या है कि दिलीप मंडल कुछ ना कुछ बोलते थे, बीच में हमारी गालियां भी खाते थे जम के। उनके जो है वो कपड़े भी उतारते थे हम डेली। तो उनकी स्वयं उनकी जाति का बखान भी उनकी भी जाति ढूंढ ली गई थी, हमने ढूंढ ली थी कि हमने पता कर लिया अच्छा, कि ये भी सारी एक बड़ी बाहरी बात है साहब की जो दिलीप मंडल तुलसीदास से लेकर मोदी तक की जाति बताते हो, उनकी अपनी जाति हमेशा बड़े रहस्य के घेरे में रही और सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय रही। उन्होंने तो अपनी जात हमने के ढूंढ बारे ली में ना, कभी खुल के नहीं हमने बताया। निकाले, वो अरे वो साहब हमने वो निकाल आपको ली। ये तक बताते हैं कि मेरी पत्नी ब्राह्मण थी, लेकिन वो खुद क्या थे इसके बारे में उन्होंने कभी चर्चा नहीं की। सर, उनकी जाति का नाम है सूंढ बनिया। ओबीसी। सूंढ बनिया जो है वो झारखंड और बिहार में ओबीसी होता है। ये उसी प्रकार से है जैसे परशुराम सम्मेलन में हुंकार भरने वाले अश्विनी वैष्णव जो हैं वो भी ओबीसी है। अच्छा। तो ये आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि गोस्वामी तुलसीदास जी जो है यदि आज के युग में पैदा हुए होते तो तो ओबीसी ओबीसी कहलाते। कहलाते। ये इस बात का मैं हमेशा जिक्र करता हूं कि मंडल आयोग में, शायद मंडल आयोग में जो पहला लड़का राजीव गोस्वामी जिसने अपनी जान दी, जिसने अपने आप को आग के हवाले किया, उसे मालूम ही नहीं था कि मंडल आयोग उसी के लिए लागू हुआ है। हम्म। तो हमारे दिलीप मंडल जी जो है वो उसी प्रजाति से आते हैं। ये प्रजाति जो है पूरी दुनिया को धोखा देने में एक नंबर पे पाई जाती है, दिलीप इस मंडल प्रजाति सर, से है। दिलीप मंडल का इस तरह समझिए, दिलीप मंडल ने मतलब जैसे कह रहा है, अभी मैं अजीत भारती को देख रहा था, वो एक बात बंदा बहुत सही कह रहा था। वो कह रहा था वो जो स्टेशन के बाहर किताबें मिलती हैं उन्हीं को हम्म। पढ़ के और उन्हीं के स्क्रीनशॉट दिखा के कुछ भी हाँ मैं शायद जैसे एक बार दिलीप मंडल ने दावा किया कि तुलसीदास ने ये दोहा कहा, अगर ब्राह्मणों के खिलाफ कोई दोहा कहा हो तो बताइए। मैंने तुरंत उनके पोस्ट पे जाके 16 दोहे तुलसीदास के हम्म। 16 दोहे लाइन से लगाए जो उन्होंने रामचरितमानस में
ब्राह्मणों को कपटी, लालची, स्वार्थी, मूर्ख, कुपित सब कहा। उसका दिलीप मंडल ने, अच्छा जब भी मैंने दिलीप मंडल को चैलेंज किया उन्होंने कभी कोई जवाब नहीं दिया। वो क्या करते हैं, जब भी कोई उनको एक सार्थक जवाब आता है, ताकतवर जवाब आता है, तो उसको इग्नोर कर देते हैं। वो अपने फॉलोअर्स में देखते हैं जो सबसे पिटा कमजोर जवाब हो उसको पकड़ते हैं और उसको और पीटना शुरू कर देते हैं, और बाकी आप उनको कोई लॉजिकल जवाब दें वो आपके मुंह नहीं लगते, वो सीधे किनारा पकड़ लेते हैं दिलीप मंडल। लेकिन दिक्कत यह है कि आज की तारीख में ऐसे ऐसे लोगों ने अपनी फॉलोइंग बनाई है, मतलब अच्छा कमाल है ना कि संविधान बदल देंगे। संविधान, अरे संविधान 106 बार बदला जा चुका है भाई, संविधान 106 बार बदला जा चुका है, संविधान बदल देंगे उस पर एकदम आफत हो जाती है। आरक्षण का नाम ले लीजिए आफत हो जाएगी। तो ये एक बड़ी विचित्र सी परिस्थिति है और सरकार भी इसमें दोषी है। जब क्रीमी लेयर की बात हुई तो सरकार मैं क्रीमी ही सर इसमें मुख्य रूप से दोषी है, मैं नहीं आपको देखिए, ये जब क्रीमी कहूं। लेयर की बात हुई तो मुझे याद है हमारे कानून मंत्री ने कहा कि साहब क्रीमी लेयर की अवधारणा संविधान में नहीं थी इसलिए वो हो ही नहीं सकती। अरे संविधान में तो ओबीसी रिजर्वेशन भी नहीं था, संविधान में तो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन भी नहीं था, संविधान में तो महिला आरक्षण भी नहीं था, संविधान में तो प्रमोशन में आरक्षण भी नहीं था, संविधान में तो सोशलिस्ट भी नहीं था, संविधान में तो सेकुलर भी नहीं था। 106 बार बदल के उसमें आपने नई चीजें लाई कि नहीं, आप कह दीजिए नहीं डालेंगे, पर ये बहाना इतना लचर है कि साहब ओरिजिनल संविधान में जो चीज नहीं थी वो नहीं आ सकती। अरे भैया ओरिजिनल संविधान बचा कहां, सुप्रीम कोर्ट ने हमारा जो प्रियम्बल जो प्रस्तावना है उसको संविधान की आत्मा कहा है। अरे साहब आत्मा तक तो बदल डाली आपने पूरे विपक्ष को जेल में डालकर, आपने प्रियम्बल तक बदल डाला और आप कहते हैं संविधान बदल नहीं सकता। क्या तमाशे की बात है। एक बात और बताऊं आपको इसी में, जब ये कह रहे थे तो मैंने कई बार लिखा कि भैया इनको बोल दो कि यदि रिजर्वेशन हटाना है या रिजर्वेशन लाना है, दोनों के लिए ही संविधान में किसी भी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नहीं है। वीपी सिंह की माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी जब उन्होंने मंडल कमीशन लागू किया था, सीधे एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, जीओ गवर्नमेंट ऑर्डर। तो ये सीधी सी चीज जो है ये सरकार नहीं बता पाई, तो नहीं उसके लिए सर, तो सरकार सरकार ये दोषी भी है। नहीं बता पाई कि दलितों के जिस उप वर्गीकरण को लेकर सीना पीटा जा रहा है, भारत बंद बुलाया जा रहा है, वो उप वर्गीकरण नीतीश कुमार 17 साल से करके बैठे हैं, किसी ने नहीं टोका। ज्ञानी जैल सिंह 1975 में करके बैठे थे पंजाब में, तब से चला आ रहा है 50 साल से, किसी ने नहीं टोका। मैंने इन्होंने उसी पे तो झगड़ा हुआ था ना, उसे 2006 में खत्म कर दिया था सुप्रीम कोर्ट। अरे साहब 38 साल चल गया, 38 साल, उसके बाद आप दोबारा उसके आधे कानून लिया है। वो स्टालिन करके बैठे हैं, दलितों में उप वर्गीकरण करके बैठे हैं, किसी ने नहीं टोका। आंध्र प्रदेश में उप वर्गीकरण किया, वो सुप्रीम कोर्ट ही चलाया चुनिया केस में। तो साहब आपके पड़ोस में, अरे साहब सबसे ज्यादा हाहाकार मचा वहां पे बिहार में भारत बंद का। भारत, अरे भाई तेजस्वी यादव उस सरकार के हिस्सा रहे हैं जिसमें दलितों का उप वर्गीकरण दलित और महादलित करके किया गया है। व्हाट अबाउट दैट, 17 साल से चल रहा है और आप कह रहे हैं जैसे बेसिकली आज कुछ होने जा रहा है। बेसिकली इस सरकार की जो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी है, अच्छा बड़े आश्चर्य की बात है, ये भी आप इसको फ्लैग करें, ये कब से हुआ। और इसके लिए नरेंद्र मोदी को यदि आप देखें तो नरेंद्र मोदी का जो 2014 का चुनाव था वो एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी का एक उदाहरण था। नरेंद्र मोदी के अच्छा वो भारतीय जनता पार्टी ने किया, उस समय अध्यक्ष राजनाथ सिंह थे, और इसमें जहाँ तक मुझे याद है कि इनकी पूरी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी जो थी वो अरविंद गुप्ता चलाते थे। अमित शाह अध्यक्ष बने 2014 के बाद, तो अरविंद गुप्ता को चलता कर दिया गया, अमित मालवीय को ले आया गया। उसके बाद से आप देख रहे हैं, चाहे वो मीडिया हो, चाहे आपका आईटी सेल हो, चाहे जो कुछ भी हो, कम्युनिकेशन जो है वो लगातार डाउन हिल जा रहा है। ये भी है सर, और ये भी एक मुझको लगता है भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव आलोचनात्मक बहुत अच्छा चलता है। अपनी उपलब्धियों को बाहर लाने में उनको बहुत दिक्कत होती है और उसको कभी वो बता ही नहीं पाते। नहीं, अभी भी मैं देख रहा हूं, कल अमित मालवीय ने ट्वीट किया कि सोनिया गांधी की संपत्ति इतने सालों में बढ़ के 1,500 गुनी इतनी हो गई। तो मैंने लिखा भी कि हमें क्यों बता रहे हो भाई, हमारा क्या काम है इसमें। अगर सरकार जानती है सरकार कार्रवाई करे, सरकार का काम सिर्फ सूचना देना नहीं है, कार्रवाई करना भी है। आप बताएं, आप नेशनल हेराल्ड कहते रहे
और नेशनल हेराल्ड वाले में मुकदमा करने के लिए सुब्रमण्यम स्वामी की जरूरत पड़ी, सरकार ने नहीं किया। आप रॉबर्ट बडेरा के नाम पे जीजा जी जीजा जी जीजा जी करके स्कैम चलाते रहे। आज 10 साल हो गए, आपने बडेरा के खिलाफ क्या किया? आप बताएं, क्या किया? आप अखिलेश यादव को एक भ्रष्ट मुख्यमंत्री करते रहे, 10 साल में आपने कौन सा मुकदमा किया? आज बताएं, 7 साल से उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को गए हो गया, आपने अखिलेश यादव के खिलाफ कौन सा मुकदमा चलाया? आप बताने। बल्कि हकीकत यह है कि जिस जिस अजीत पवार को आप निशाने पे लेते रहे, वो अजीत पवार आपके साथ आ गया। तो मेरा मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि साहब, इन्होंने जिसको भी दोष दिया, एक तो आप अपनी ये एक मानसिकता बदलिए, ये मानसिकता बदलिए कि राहुल गांधी को आप पप्पू बनाकर लगातार उनको प्रधानमंत्री के सामने पेश करते रहेंगे, और इस तरह मोदी स्वतः जीतते रहेंगे, क्योंकि लोगों को समझ में आएगा कि मोदी के बाद अगर कोई ऑप्शन है राहुल गांधी है, और राहुल गांधी लोगों को स्वीकार नहीं होंगे। परंतु राहुल गांधी को आप पप्पू कहें, मस्खरा कहें, पर वो बार बार मैं कहता हूं कि रस्सी आवत जाते है सिल पर पड़त निशान, मतलब कुएं की रस्सी मुडेर को काट देती है। उसी तरह राहुल गांधी ने अपने ऊट पटांग नैरेटिव को भी लोगों के दिलों में भर दिया। जिस लैटरल एंट्री को जवाहरलाल नेहरू पहले दिन से कर रहे थे, जिस लैटरल एंट्री के जगह, आप बताएं, हमारे जितने फाइनेंस सेक्रेटरी आए, फाइनेंस सेक्रेटरी कौन होता है? फाइनेंस सेक्रेटरी हमारा बजट पेश करता है। तो उसमें आप मनमोहन सिंह से लेके कहां कहां रघुराम राजन तक सबको आप लेते आए लैटरल एंट्री में, और आज आप कह रहे हैं लैटरल एंट्री में आपने रिजर्वेशन को नहीं दिया। अंतर क्या है? जब तक 2014 में नरेंद्र मोदी ने लैटरल एंट्री कह के डंका नहीं बजाया, तब तक लोगों को मालूम ही नहीं था लैटरल एंट्री होती क्या है। कांग्रेस 70 साल से लोगों को लैटरल एंट्री में लगातार भर्ती कर रही थी, पर उसकी चर्चा नहीं कर रही थी। मोदी जी ने 10 साल में कुल 44 या 45 लोगों की एंट्री की, यानी एक साल में 4 साढ़े 4 लोग, और चर्चा इतनी कर दी कि जैसे लैटरल एंट्री के नाम पे उन्होंने बहुत बड़ा बाजा बजा दिया हो, हजारों लोगों को भर्ती कर लिया हो। जिस लैटरल एंट्री को कांग्रेस सीधे सरकार के लेवल पे कर देती थी, किसी को कानो कान, मतलब जिसके बारे में बात ही नहीं होती थी, उस लैटरल एंट्री को करने के लिए मोदी ने अपने आप पर बहुत फेयर और बहुत ईमानदार दिखाने के लिए यूपीएससी भेज दिया। जैसे ही आपने उसको यूपीएससी भेजा, तो वैसे ही फिर उसके ऊपर आरक्षण और तमाम चीजें की चर्चा शुरू हो गई। तो मेरा अपना मानना है कि क्रेडिट लेने के चक्कर में, अपना बाजा बजाने के चक्कर में आपने उन चीजों को खुद ही मुद्दा बना दिया जिनको कांग्रेस 60 साल से कर रही थी, पर उनकी चर्चा भी नहीं करती थी। देखिए, इसका जो वर्तमान में जो एक सोशल मीडिया पे जो जोक चल रहा है, वो चल रहा है यू टर्न सरकार। अब यू टर्न सरकार में आप बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं, जिसमें ये लैटरल एंट्री एक बिल्कुल प्रमुख मुद्दा हो गया, और ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज बिल, ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज बिल वाला भी हो गया, और तो और जो लोग और किसी की बात नहीं कर रहे हैं, उस यू टर्न की बात मैं कर रहा हूँ। ये जो योगी आदित्यनाथ को डाउन करने का कार्यक्रम चला था, उस पर भी यू टर्न हो गया है। उसमें तो इतना यू टर्न हो गया कि केशव मौर्य योगी चालीसा पढ़ रहे हैं। मतलब वो थोड़ा मतलब, और लेकिन ये बात मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि इस बार उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ को इनको एकदम इन्होंने फ्री हैंड दिया है, मन का डीजी दिया है, मन का चीफ सेक्रेटरी दिया है, सारे 10 सीट पे पूरा फ्री हैंड दिया है। और इसका कारण है, मैंने हमेशा कहा है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से जाता है, और दिल्ली में आपकी मेजोरिटी, आपका बहुमत उतनी ही सीटों से रुका जितनी सीटें आपने उत्तर प्रदेश में खोई। इसलिए एक बहुत बड़ा सबक था, उत्तर प्रदेश की सरकार से मजाक करके दिल्ली में सरकार बनाना आसान नहीं होगा। ये भी सच है कि अगर 2027 में आप उत्तर प्रदेश को खो देंगे, तो आपकी केंद्र सरकार 2029 तक नहीं चल पाएगी। जी हाँ, तो अब तो ये स्पष्ट दिख रहा है ना। लेकिन जो काम इन्होंने लोकसभा में किया, जिस प्रकार से कि ये संदेश दिया कि भाई योगी तो डज नॉट मैटर, हम तो जिसके ऊपर हाथ रख देंगे वो इलेक्ट हो जाएगा। नहीं साहब, और बात योगी की नहीं, उन्होंने तो ये भी कह दिया ना कि हमें आरएसएस की, उन्होंने कह दिया हमें आरएसएस की भी जरूरत नहीं है। आरएसएस की जरूरत नहीं है, अब आरएसएस के तत्वावधान में मीटिंग्स हो रही हैं। अच्छा सर, मैं एक सनातनी आदमी हूं, और बचपन से मैंने एक चीज सुनी है कि अहंकार प्रभु का आहार है। तो ये चीज तो आनी ही थी आगे पीछे। नहीं, लेकिन जो मुझे जो है ना पूरी सरकार में वो अब एनएफडीसी
ने एक इजरायली फिल्म फेस्टिवल रखा साहब बॉम्बे में, सारी तैयारी हो गई, लोग आ गए, फिल्म मेकर्स आ गए, एक दिन बाद से स्क्रीनिंग होनी है। और नसीरुद्दीन शाह, यानी नसीरुद्दीन शाह वो जो है जाफिशा खां का वंशज। जाफिशा खां कौन था, जानते हैं आप? नहीं जानते होंगे। पूरा जाफिशा वीडियो किया है खान, साहब मैंने इसमें, अच्छा जाफिशा जी, खान का ये, हाँ पूरा वीडियो झूमता है ने बनाया। जाफिशा खान के बारे में पहली एक बात जाने हैं कि उसको अफगानिस्तान में गद्दार घोषित किया गया था। उसको अफगानिस्तान में गद्दार अफगानिस्तान घोषित। में गद्दार घोषित किया गया था कि अपने ही मुल्क के खिलाफ अंग्रेजों की मदद की थी। तो जब हाँ, जिनको और इसीलिए उनको यहाँ खान बहादुर बना दिया अंग्रेजों ने। तो पहले उन्होंने अफगानिस्तान में रह के अफगानियों के साथ गद्दारी की, फिर उनके वंशजों ने भारत में आके भारतीयों के साथ गद्दारी की 1857 के रिवोल्ट में। तो वो बिल्कुल। साहब खानदानी गद्दार हैं, मुझे कहना कोई भी मुझे संकोच नहीं है। और और उनके लिए आपने नाराज किसको किया? वो लोग जिन्होंने आपको 1971 में मदद किया, इजराइल ने कारगिल वॉर में आपको मदद किया। वो लोग जिन्होंने आज तक संयुक्त राष्ट्र में आपके खिलाफ एक वोट नहीं डाला। वो लोग जिनके खिलाफ आज 77 साल से आप वोट डाल रहे हैं। वो लोग जिनके खिलाफ मोदी सरकार ने भी वोट डाला। वो लोग जिन्होंने आपसे डिप्लोमेटिक संबंध ना होते हुए आपको युद्ध में मदद की। वो लोग जिन्होंने आपको तब गोला बारूद दिया जब आपको दुनिया का कोई देश नहीं दे रहा था पाकिस्तान के खिलाफ। उनके उनके फिल्म फेस्टिवल को आपने रद्द किया नसीरुद्दीन शाह जैसे दोगले आदमी के कहने पर। तो इसको क्या कहेंगे? ये नर्वसियाई सरकार ही है ना। एक तो प्रॉब्लम ये है कि ऐसे व्यक्ति को आपने इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री का चार्ज दे दिया है, जो पेशे से एक बाबू राय मेरी तरह। अब उनको जो है वो पॉलिटिकल या हिस्टोरिकल या इस तरह की चीज़ों का कोई आइडिया नहीं है। अश्विनी वैष्णव को क्या पता होगा? उनको जाफिशा खां पता थोड़ा ही होगा। उनको क्या पता नसीरुद्दीन शाह की क्या पेडिग्री है? नहीं पता होगा। लेकिन ना उन्हें विदेश नीति का पता कि साहब कि इसराइल के साथ हमारे क्या संबंध है। अरे पूछ लिया होता डॉक्टर जयशंकर से। और उनकी मिनिस्ट्री जो है वो पहले तो वो बना रही है वो फिल्म फेस्टिवल वाला, उसके बाद फिर उसको कैंसिल कर रही है। एक एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर, आप सीनियर हैं मुझसे, पर ये तो लगातार चला आ रहा था इसी फिल्म इंडस्ट्री में। सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष ऐसे लोग बनाए जा रहे थे, ऐसे मेंबर बनाए जा रहे थे जो ऐसी ऐसी फिल्में पास कर रहे थे और ऐसी ऐसी फिल्में रोक रहे थे। क्या कहा जाए? आप मुझे सोचें, जो प्रधानमंत्री कभी वेस्ट बंगाल के नरसंहार पे नहीं बोले, वो ट्वीट करके शबाना आजमी की मोच का हाल ले रहे थे। इसे क्या कहा जाए साहब? आप मुझे बताएं, इन्होंने तो जब भी इनको किसी ने क्रिटिसाइज किया है, ये आज भी अजमेर शरीफ चादर भेजते हैं हर साल। मुख्तार अब्बास मतलब मुख्तार अब्बास नकवी इनके हाथ से जो चादर लेकर जाते हैं उस पर लिखा हुआ है बड़ा बड़ा, खुदा के अलावा कोई पूजनीय नहीं है, और उस चादर को ये भेजते हैं। तो ये कोई पहले दिन की बात तो है नहीं साहब। आप लगातार इनका पूरा एक रूटीन देख लें, पूरा एक शुरुआत देख लें। वो कहीं ना कहीं देखिए, नरेंद्र मोदी साहब को एक कंफ्यूजन है। वो दिक्कत कहाँ है कि वो आते हैं गुजरात से, और गुजरात चलता है बिजनेस से, पैसे से। उनको एक कंफ्यूजन था कि साहब वो सुविधाएं देकर, सबका साथ देकर, सबका विकास देकर सबका विश्वास खरीद लेंगे। पर सबका विश्वास तो भगवान राम को त्रेता युग में नहीं मिला, नरेंद्र मोदी को कलयुग में कैसे मिलेगा? तो आपको लगा था कि आप पूरे पूरे रामपुर में पूरे गांव को, एक एक घर को प्रधानमंत्री आवास योजना से बना देंगे तो चौथाई वोट तो मिल ही जाएंगे, आपको एक वोट नहीं मिला। तो आप देखिए वो इतने वायरल वीडियोस हुए, तो आपको समझ में आया कि साहब आप इनको खरीद नहीं सकते। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं, तिजारत से सियासत नहीं होती, राजनीति व्यापार से नहीं चलती। राजनीति के लिए एक जो राजदंड, एक जो निर्ममता चाहिए, वो आपके अंदर लैकिंग है। हाँ, आप देखिए कि बाला साहब ठाकरे जो थे वो कहते थे कि मैं, राजनीति का मतलब होता है ठोकशाही। और उस ठोकशाही से उन्होंने अपनी प्रासंगिकता बनाए रखी पर जब बाला तक साहब वो जीवित ठाकरे रहे। को तो उनके लड़के ने ही झुठला दिया अभी 2 दिन पहले। उन्होंने हाँ कहा वो कि तो मैं ठीक है, बचपन वो तो उन्होंने कहा मैं तो बचपन से अपने पिताजी से कांग्रेस की आलोचना सुन के बड़ा हुआ, और आज मुझको समझ में आया कि वो आलोचना गलत थी। उद्धव ठाकरे ने मतलब बाला साहब ठाकरे को उद्धव ठाकरे ने मतलब झुठला दिया। मैं मेरे बता, आई कुडंट बिलीव माय आईज कि हो क्या रहा था।
हाँ, तो वो हो रहा है ना, देखिए आप आजकल जो है वो भारतीय जनता पार्टी वाले जो है वो पेरियार की पूजा करते हैं। आजकल नहीं, आजकल नहीं, इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। 14 नवंबर को जब आप संविधान दिवस मनाते हैं, वो संविधान दिवस तारीख तो है। 26 नवंबर को है साहब। 26 नवंबर, सॉरी, 26 नवंबर को जब आप मनाते हैं, तो 26 नवंबर वो दिन है जिस दिन पेरियार ने आपका संविधान जलाया था। पेरियार ने आपका संविधान जलाया था। पेरियार के बारे में अगर कोई खुल के आज भी बात कर रहा है, तो देश में सिर्फ एक भाजपाई है, अन्नामलई। वो आज भी पेरियार को रबिश करता है, और प्रधानमंत्री उसको ट्वीट करके उसके लिए नमन श्रद्धा सुमन प्रस्तुत करते हैं। प्रधानमंत्री देखिए, नरेंद्र मोदी ने कई जगह ये अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने का जो एक वो है कि सब लोग हमें स्वीकार कर लें। भाई सबका गांधी जो विश्वास। थे, सबका विश्वास है। फिर कहते हैं कि देखिए, गांधी ने खिलाफत मूवमेंट क्यों किया? उनको लगा यार सब पूरे भारत में मेरा डंका बज रहा है और मुसलमान जिन्ना के पीछे दौड़ रहा है, तो ऐसा करते हैं मुसलमानों को भी साथ लेते हैं, खिलाफत मूवमेंट में कूद पड़े। और अरे तब खिलाफत तब कहाँ मूवमेंट, जिन्ना था साहब, खिलाफत नहीं बिना आ चुका था, खिलाफत 2019 का उसने विरोध किया था। खिलाफत का 1919 में 1922 में थोड़ी 23 जिन्ना में था। जिन्ना ने, 1919 साहब में तो 22-23 में जिन्ना ने बयान दिया था इसका, कि आप खिलाफत करके आप मुसलमानों को कट्टर बना रहे हैं। आप कैसी बात कर रहे हैं? जिन्ना का बयान ऑन रिकॉर्ड है। मैं हमेशा कहता हूं, खिलाफत का विरोध से जिन्ना ने किया। भाई देखिए 1919 में जो जिसको खिलाफत मूवमेंट कहते हैं, वो तो मोहम्मद अली जौहर और मौलाना आज़ाद चला रहे थे। और मोहम्मद अली मोहम्मद जौहर तो अली तुर्की में गिरफ्तार भी हुए थे। और मोहम्मद अली जौहर और उनके भाई जो थे, क्या नाम था उनका, जो छोटे वाले, तो उनके पीछे पीछे लगे हुए थे गांधी जी। और बाद में मोहम्मद अली जौहर ने इनके लिए क्या कहा, वो भी अंबेडकर ने खुद ही कोट किया है, मैंने भी अपनी किताब में लिखा है कि भाई कि कितने ही गिरे से गिरा आदमी हो, मुसलमान मेरे लिए गांधी से बेहतर है। ये तो मोहम्मद अली जौहर ने साफ साफ जो है वो डिक्लेयर कर दिया था। उसके बाद भी नहीं सुधरे और हिंदुओं की ऐसी तैसी करते रहे। खैर वो अलग बात हो गई, लेकिन ये जो है ये कीड़ा, ये तो है थोड़ा सा, हाँ, मोदी जी में निश्चित रूप से। और कई बार इस तरह की बातें कर देते हैं जिससे कि पूरा जो उनका जो कोर वोटर है वो हतप्रभ हो जाता है और वो सोचता है कि कहे तो क्या कहे। मेरे पास साहब ये है, आप देखें 1916 में मोहम्मद अली जिन्ना ने गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक का मुकदमा लड़ा था। और उसी समय गोपाल कृष्ण गोखले ने उनको मुस्लिम गोखले की उपाधि दी थी। तो ही वॉज 1916 में, ही वॉज राइट हियर एंड ही वॉज वेरी एक्टिव। और उन्होंने 1919 में उन्होंने खिलाफत मूवमेंट के खिलाफ बयान दिया। उन्होंने हाँ, कहा हाँ, तो मतलब आप जो कह रहे हैं ना, उस समय जिन्ना कहाँ थे? जिन्ना वॉज राइट हियर एंड ही अपोज्ड इट, एंड ही हाँ, अपोज्ड इट। जिन्ना व्हाट इज ही? उन्होंने ये उसी तक को कहा लेके तो कि आप उसी को लेके तो ये मुसलमानों, सेक्युलर जिन्ना की उन्होंने बात कहा, करते हैं। हाँ, उन्होंने कहा कि आप मुसलमानों को क्या समझा रहे हो कि उनका राजनीतिक और उनका धार्मिक नेता हिंदुस्तान में ना हो के 5,000 किलोमीटर दूर तुर्की में? क्या समझा रहे हो आप मुसलमानों को? नहीं सुनी गई उनकी। लेकिन फिर जिन्ना को भी समझ में आया कि इस देश में सेकुलर राजनीति नहीं हो सकती। वो भी क्रिमिनल हो गया बंदा। तो अब ये जो चल रहा है, और जम्मू कश्मीर का हाल देखें तो अभी खबर आई कल कि साहब की जमात इस्लामी से भी कुछ राब्ता चल रहा है। नहीं साहब, इसको भी सुन लें, इसको भी सुन लें। इसको मैंने अपने चैनल पे कहा, सुने, ये एकदम अनकंफर्म न्यूज है। सुने मेरी बात, सुने बात, मैं कुछ और कह रहा हूं, इसमें इशू कुछ और है। जमात इस्लामी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहले 2019 में बैन किया, 5 साल बाद 2024 में 2029 तक के लिए बैन किया। जमात इस्लामी में 37 साल में कश्मीर में हर चुनाव का विरोध किया। उन्होंने 37 साल से कोई चुनाव नहीं लड़ा, हर चुनाव का बहिष्कार किया है। उन्होंने भारत के संविधान का विरोध किया। ऐसे में जब ये जमात इस्लामी वाली खबर चलती है कि मोदी साहब जमात इस्लामी से हाथ मिला रहे हैं और आरएसएस ने रोक दिया। अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुने सर, ये बात सच है या झूठ मैं इसमें नहीं आना चाहता, क्योंकि सामने कोई सबूत नहीं है। मेरा कहना कुछ और है। आज से 5 साल पहले, आज से 6 साल पहले, अगर ये खबर कोई झूठी प्लांट ही नहीं कर सकता तो कोई मानता ही नहीं, कोई मानता ही नहीं। लेकिन आज ये अगर झूठी खबर भी प्लांट हुई है और लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं, हम और आप इस पे चर्चा कर रहे हैं, तो ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी विश्वसनीयता किस नीचे स्तर तक ले आई है।
एक झूठी खबर पे भी अगर हम चर्चा कर रहे हैं, आज से 5-6 साल पहले इस तरह की खबर पे हम चर्चा ही नहीं करते, हम इस पे यकीन ही नहीं करते, और झूठी खबर लगाने वाले भी इस खबर को लगाने से पहले 100 बार सोचते हैं। मुझे नहीं मालूम ये झूठ है या मैं सच है, लेकिन अगर मैं आप अब आपको महबूबा मुफ्ती के थोड़ा साथ सा, सरकार बना, अब आप महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बना सकते हैं, तो जमात बहुत दूर नहीं है साहब। देखिए साहब, ये बात बिल्कुल झूठ नहीं है, इसमें बहुत दम है। और ये बात चूंकि जम्मू कश्मीर में मेरा स्पेशल इंटरेस्ट है, जम्मू कश्मीर में 370 के ऊपर मैंने किताब लिखी है, वहाँ के बहुत सारे लोगों से मेरे बहुत गहरे ताल्लुकात हैं, लगातार मुझे सूचनाएं मिलती रहती हैं। तो ये जो कार्यक्रम हमारे एलजी साहब चला रहे हैं, पिछले 2 वर्ष से हम लगातार उसकी आलोचना कर रहे हैं, लगातार, कि आप गलत रास्ते जा रहे हैं, आप गलत नहीं तो रास्ते क्या जा रहे हैं, एलजी आप गलत एलजी रास्ते साहब जा रहे अपने हैं। मन से चला रहे हैं साहब, सुन तो लीजिए अपने ना। मन से चला रहे हैं। अरे सुन तो लीजिए साहब, मेरी इल्तिजा भी तो सुन लीजिए। तो अब, और उसमें जो कोई भी उनके साथ में थे, एक बड़ा जो हमारा जो पूरा एस्टेब्लिशमेंट है, वो जो है वो भी उसके साथ में था। कश्मीरी पंडितों की सुनी नहीं जा रही थी। जो कॉन्स्टिट्यूंसी वहाँ पर एक है, जो भी है छोटी मोटी, जो नेशनलिस्ट्स हैं इवन इन कश्मीर, उनकी सुनी नहीं जा रही थी। ये कार्यक्रम तो बहुत दिनों से चल रहा था। और इसका डेफिनेटिव प्रूफ क्या है? इंजीनियर रशीद को चुनाव किसने लड़ाया, बता दीजिए। देखें साहब, ये तो मैं जानता हूं कि भले ये खुलेआम हाथ ना मिलाएं, पर जमाते इस्लामी को चुनाव उनके नेता बयान दे भी दे रहे अब हैं कि मैंने हमको सब आपसे एक हमें सवाल पूछा तो है, क्या वो आप वो जवाब क्या नहीं दे रहे वही वही उसका। वही बात इंजीनियर रशीद की बात कर रहा हूं। जमाते इस्लामी के नेता बयान दे रहे हैं कि हमारे ऊपर से बैन हटा दिया जाए तो हम ये चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर ये इंजीनियर रशीद को चुनाव लड़ा सकते हैं तो जमाते इस्लामी को भी चुनाव लड़ा सकते हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि साहब अब्दुल्ला का वोट कट जाएगा, साहब मुफ्ती का वोट कट जाएगा, साहब कांग्रेस का वोट कट जाएगा। ये बिल्कुल ये करने में सक्षम है साहब। मुझे इसमें इंदिरा गांधी ने एक भिंडरा वाला बनाया था, भारतीय जनता पार्टी घूम घूम के भिंडरा वाला बना रही है हमारे अपने उत्तर प्रदेश में। चंद्रशेखर रावण उसका सबूत है। चंद्रशेखर रावण को तो उन्होंने बनाया है, बिल्कुल सही बात है, आपकी बात है। और हाँ योगी तो साहब, आदित्यनाथ को हटा रहे थे, वो हटा नहीं पाए, वो बात अलग है। चलिए योगी आदित्यनाथ की बात करते हैं कि साहब, आज तो साहब वो ये जो शरद पवार का बयान देखा सर आपने? क्या, इन्होंने उनको जेड प्लस सिक्योरिटी दी है, और शरद पवार का भी बयान आया कि सिक्योरिटी उन्होंने जेड प्लस दी है मेरे ऊपर जासूसी करने के लिए। लेकिन एक जो घटनाक्रम हुआ है उत्तर प्रदेश में विशेषकर से, उसकी चर्चा करनी अत्यंत आवश्यक है। और वो ये है कि क्या अपने पुरुषार्थ से योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को ये बता दिया है कि भाई उनको टच करना संभव नहीं है। देखिए, मैंने हमेशा कहा है कि योगी आदित्यनाथ एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, उनका भारतीय जनता पार्टी में बहुत ज्यादा रूट नहीं है। उन्हें लोग वो भाजपा के नेताओं के, वो भाजपा के नेता उनसे व्यक्तिगत संबंध नहीं है, वो बहुतों को पहचानते तक नहीं है। लेकिन योगी आदित्यनाथ भारतीय जनमानस को अपील कर चुके हैं सर। भारतीय, आप देखें जो मध्य प्रदेश में कल बुलडोजर चला, वो जिन्होंने थाने पे छतरपुर में, हमला किया था छतरपुर में, या राजस्थान में चल रहा है, या तो दिल्ली में चल रहा है, विपक्षी सरकारें चला रही हैं। कल तक जब योगी की जिस बात के लिए आलोचना होती थी, आज ये हाल हो गया कि अखिलेश यादव पार्लियामेंट में खड़े होकर कह रहे थे कि भाई दिल्ली में बुलडोजर क्यों ना चला, हमारे यहाँ होता तो चल गया होता। सोचें, आज ये हालत है कि योगी के बुलडोजर को सबने एक्सेप्ट किया है, योगी के हिंदुत्व को सबने एक्सेप्ट किया है। और सबसे मजेदार बात जो मैं इसमें कहता हूं कि जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कहते हैं, उनको सोशल मीडिया पे इससे ज्यादा आलोचना मेरे ख्याल से किसी की नहीं होगी, हुई होगी किसी भारतीय नेता की, जितनी उनकी होती है। और जो सबके ऊपर बुलडोजर चलाते हैं, उन योगी का मुंह को ही नहीं लगता। उनकी आलोचना करने से पहले किसी सोशल मीडिया कमेंटेटर को भी 100 बार सोचना पड़ता है। उन्होंने तो जुबैर को भी जेल भेज दिया, तो चंद्रचूड़ ने बचाया उनको। तो योगी के कोई मुंह नहीं लगता, योगी से कोई टकराता नहीं है। और आप इसको मान के चले, जो पहले आज में 5 साल हो गया साहब, अलग अलग टीवी चैनल पे कितने झगड़े हुए, मैं लोगों को बताता यार साहब, आप पहली बात योगी को हटाने नहीं जा रहे हैं, दूसरी बात
अगर आप चाह भी ले तो आप योगी को नहीं हटा सकते। वो शख्स अपने आप में एक ब्रांड बन चुके हैं, एक ऐसे ब्रांड बन चुके हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट और साउथ के उन जगहों पे जाके भाषण देते हैं जहां लोग हिंदी नहीं समझते। उनसे पूछो भाई आप तो हिंदी नहीं समझते हो, आप आए क्यों? कि योगी को देखने आए। मतलब आप देखिए कि वेस्ट बंगाल से लेके बिहार से लेके नॉर्थ ईस्ट, वहां लोग कहते हैं हमें एक योगी चाहिए। उनका बुलडोजर मॉडल साहब अमेरिका न्यूयॉर्क में आपको परेड में नजर आता है। तो ऐसा नहीं है, योगी हैज बिकम अ ब्रांड, आप उन्हें नहीं हटा सकते। और भले ही पार्टी के अंदर उनकी कोई पकड़ ना हो, पर भारतीय जनमानस के अंदर योगी आदित्यनाथ की जो पकड़ हो चुकी है, आपको पसंद आए नहीं पसंद आए, आपकी अपनी आइडियोलॉजी है, पर इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। क्या आरएसएस पूरी तरह से योगी जी के साथ हो गई है? अच्छा, मेरे को एक बात बताएं साहब, मैं ये सवाल सबसे पूछता हूँ। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो ना चुनाव उनके नाम पे लड़ा गया था, ना चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा गया था, ना वो सीएम चेहरा थे। तब तक ना योगी की ऐसी अपील थी, ना योगी की इतनी स्वीकार्यता थी। एक पूर्वांचल के बाहर योगी को लोग ठीक से जानते तक नहीं थे। आप मुझे बताएं कि 2017 में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया क्यों गया? अगर आरएसएस के उस समय मतलब सहमति नहीं होती, मोदी और शाह सबकी सहमत नहीं होती, तो आपने तो एक ऐसे शख्स को मुख्यमंत्री बनाया जो कहते हैं कि मैं तो साहब विदेश दौरे पे जा रहा था, मुझे विदेश दौरा तोड़वा के बुला के मुख्यमंत्री बना दिया गया। जो मेरे पास जो मेरे सूत्रों से जानकारी है वो बता सकता हूँ। मैं सुन रहा हूँ सर। क्योंकि समाचार तो ये है कि भाई मनोज सिन्हा पे सहमति बन गई थी, जिसमें एकदम बन गई थी। मनोज सिन्हा मंदिर मंदिर जा रहे थे। मंदिर के लिए तो वो आ गए थे बनारस से, वो गाजीपुर पहुंच भी गए थे। और गाजीपुर से जब लौट जा रहे थे लखनऊ की तरफ, तो जौनपुर के पास उनको फोन आता है अमित शाह का, और कहते हैं कि आप वापस चले जाइए गाजीपुर। उसके पहले जो होता है वो ये है कि भाई योगी आदित्यनाथ से तो ये कह दिया गया था कि भाई योगी आदित्यनाथ ने कोई अपना हैट रिंग में फेंका भी नहीं था। इन लोगों ने, यानी राजनाथ सिंह जी की भी सहमति हो गई थी उसके ऊपर कि हाँ मनोज सिन्हा बनने चाहिए। अब आपको भी पता है जो इस प्रकार की राजनीति होती है, राजनाथ सिंह जी दूसरे ठाकुर को तो कैसे स्वीकार करते हैं। यद्यपि वो ठाकुर नहीं है, महंत है, लेकिन राजनीति में तो उनको ठाकुरों का प्रतिनिधि मान लेते हैं लोग। तो उसके बाद फिर संभवतः उस समय केरल में थे मोहन भागवत जी ने फोन किया मोदी जी को कि सुना है आपने उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री चुन लिया है। मोदी जी को आप जानते हैं, मोदी जी ने तुरंत गोलमोल जवाब दिया कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आप बताइए आपके मस्तिष्क में कुछ है। अब मोहन भागवत जी ने कहा कि भाई देखिए, उत्तर प्रदेश जो है वो बहुत बड़ा राज्य है और केंद्र के बाद सबसे महत्वपूर्ण है। वहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो हमारी विचारधारा से मेल खाता हो और उसको आगे बढ़ाए। जी, आपके मस्तिष्क में क्या है, आप तो बताएं कि मेरे विचार से योगी आदित्यनाथ उपयुक्त रहेंगे। इतनी बात हुई और उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी को बुला लिया गया। ये 2017 में हुआ, जैसा मेरे सूत्र बताते हैं, और सूत्र विश्वस्त है, ऐसे हल्के फुल्के नहीं है। तो जब साहब 2024 ये में बताते उनको हैं कि इग्नोर किया आरएसएस की जाता पूरी है और आरएसएस को भी इग्नोर किया जाता है, तो दोनों का साथ में आना तो मुझे लगता है बिल्कुल एक प्रकार से स्वाभाविक ही था। नहीं नहीं, आरएसएस बिल्कुल उनको बैक की थी। मैं तो वही बात, आप जो बात आप कह रहे हैं यही तो मैंने कही ना, कि आरएसएस की सहमति नहीं होती तो 2017 में योगी आदित्यनाथ का मुख्यमंत्री बन पाने का कोई कारण ही नहीं था ना। जैसा कि आपने कहा कि मैं उन्होंने तो तो अपना हैट भी सहमति रिंग की में नहीं बात ही फेंका नहीं है, था। हाँ, आरएसएस ने ओवर रूल करके बनवाया है उनको, सहमति की बात उसका नहीं भी है। सब कारण रहा होगा। देखें, योगी आदित्यनाथ जो एक सेना चला रहे थे, हिंदू सेना, जिसको अभी उन्होंने डिसमिस कर रखा है, वो आरएसएस के पैरेलल ही खड़ी हुई थी। आरएस के पैरेलल उन्होंने अपनी हिंदू सेना एक बनाई हुई थी। क्या नाम था उसका, तो उन्होंने बना रखी थी हिंदू युवा आ, वाहिनी। हिंदू युवा वाहिनी। तो हिंदू युवा वाहिनी जो खड़ी हुई थी वो आरएसएस के ही पैरेलल खड़ी हुई थी। तो आरएसएस का तो साहब पुराना मानना है कि आप जिसे हरा ना सके उसको अपने आप में समाहित कर लें, अपने साथ जोड़ लें।
तो उन्होंने और रही बात विचारधारा की, तो आरएसएस तो मानती है कि साहब भारत में रहने वाला हर आदमी हिंदू है। योगी ऐसा नहीं मानते। तो विचारधारा में तो साहब बहुत ज्यादा अंतर नजर आता है मुझे। नहीं, देखिए ये जो विचारधारा की बात है, ये विचारधारा ये बहुत नई विचारधारा है कि इन्होंने एक समादर समिति बनाई थी जिसमें वहीदुल्ला खां को बुलाया था, और ये 1992 के बाद बनाई थी। 1992 में जब इनको बैन कर दिया गया था तब इन्हें स्वीकार्यता की एक आवश्यकता थी, तब इन्होंने सर्वधर्म समादर समिति बनाई थी। और उस सर्वधर्म समादर समिति के जो कुछ 7 सिद्धांत हैं, आपको भेज दूंगा अलग से, इसके बारे में मैं कई सारे एपिसोड्स कर चुका हूँ। वो उनका जो रिफ्लेक्शन है वो कई बार इन पर आता है, लेकिन ये इनकी ओरिजिनल विचारधारा नहीं है। नहीं लेकिन अब तो विचारधारा में राष्ट्रीय मुस्लिम मंच भी आपको नजर आता है ना साहब। और मतलब मैं देखिए समझता हूँ साहब, कि शायद जयपुर इंद्रेश कुमार डायलॉग्स को के एक क्रेडिट तो आप दे सकते हैं कि राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की पोल ऐसी खोली कि उसके बाद फिर वो अपनी जगह रिक्लेम नहीं कर पाया। जब से भाई हमने राष्ट्र उनके आप बताएं, संयोजक, लेकिन मुझे सर एक एक मिनट, जवाब बताएं, इंद्रेश एक कुमार मिनट, आज भी एक प्रासंगिक पूरी क्यों बात बने हुए सुनिए, हैं? पूरी बात सुनिए। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के संयोजक शाहिद अख्तर का हमने इंटरव्यू कराया था, यहाँ पे इंटरव्यू कराया था, डायलॉग कराया था, वो भी एक पसमानदा एक्टिविस्ट से, और उसमें वो बुरी तरह से पिटे थे शाहिद अख्तर साहब। और उसके बाद से हमें कुछ नहीं करना पड़ता है। उसमें जो डायलॉग्स उन्होंने दिए थे कि भाई राष्ट्रीय मुस्लिम मंच इज ऑफ द मुस्लिम, फॉर द मुस्लिम, बाय द मुस्लिम्स, उसी को रिपीट कर देना पड़ता है। उसके बाद सब चुप हो जाते हैं, क्योंकि ये डायलॉग बेसिकली जिन्ना ने दिया था मुस्लिम लीग के लिए। तो इसलिए अब मंच जो है वो उस स्थिति में नहीं है, उसको जयपुर डायलॉग ने खत्म किया। ये हमें आप क्रेडिट दे सकते हैं। सर आपको ये सिर्फ एक नहीं, आपको 1000 क्रेडिट जाते हैं। लेकिन मैं आपको व्यक्तिगत जानकारी से बता रहा हूँ, इंद्रेश कुमार आज भी उनका अपना काफी से है। जबकि मुझे लगता है कि इंद्रेश कुमार ने जैसा फ्लॉप शो दिया है वो भारतीय राजनीति में बहुत कम लोग दे पाए हैं। मुस्लिम मतलब जो मुस्लिम मंच बना के उन्होंने ऐसा फ्लॉप शो जिसकी कोई सीमा ना हो, लेकिन आज भी वो प्रासंगिक है। अभी मैंने कुछ फैसलों में उनकी जो दखलंदाजी देखी वो मुझे बड़ी विस्मित कर गई। जैसे अब आपके शो खत्म हो रहा है सर, खत्म बता दूंगा। तो इंद्रेश कुमार तो हमारे फेवरेट टारगेट रहते हैं। उनको तो हम ओपन चैलेंज पे रखे हुए हैं, लेकिन वो आते नहीं। अपनी बात जो है वो जो उनका जो क्लोज सर्कल होता है उसी में करते हैं। तो ये जो अभी जो हमने देखा कि मुख्यमंत्री निवास पर अरुण कुमार जी आए, वहाँ पर मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री और ये सारे लोग बैठे, और वहाँ पर क्या कह सकते हैं उसको, युद्ध विराम हुआ, या फिर निर्देश हुआ कि कुछ नहीं, सेनापति एक ही है, इसी के नेतृत्व में चलेंगे आप लोग, कोई ना इफ ना कोई बट। ये क्या हुआ? देखिए मेरा एक ये मानना जरूर है कि अब जबकि मतलब क्या योगी आदित्य, अमित शाह के हाथ से उत्तर प्रदेश की कमान चली गई है? ये पूछना, ये स्पष्ट पूछ रहा हूँ। नहीं ये संभव नहीं, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। उत्तर प्रदेश अभी एक स्वतंत्र देश घोषित नहीं हुआ है। वो, वो मैंने ये नरेंद्र मोदी नहीं कहा, मैंने अमित शाह नहीं कहा। नहीं नहीं, तो गृह मंत्री के हाथ से भी नहीं जाएगी। और अमित शाह सिर्फ गृह मंत्री नहीं है, अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के डिफैक्टो प्रेसिडेंट भी हैं। आप जेपी नड्डा को रख लें या किसी को रख लें, परंतु जिसे डी फैक्टो प्रेसिडेंट कहते हैं वो आज भी अमित शाह हैं और गृह मंत्री भी हैं। ऐसे में ये कहना कि उत्तर प्रदेश भाजपा में नहीं, ऐसा नहीं है। जो एक झटका लगा है 2024 में, तो उसके चलते कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व ने खुद बैक सीट लिया है। और योगी को इनको फ्री हैंड इसलिए भी दिया है कि भाई आपका कहना था कि आपके ऊपर फैसले लादे गए, तो चलिए हम उपचुनाव वैसे भी सरकार का होता है, हम आपको फ्री हैंड दे रहे हैं। वो तो तब पता चलेगा ना जब टिकट जो वितरण हो वो भी योगी नहीं जी के साहब, मेरी चैलेंज से हो। व्यक्तिगत जानकारी है, मेरी व्यक्तिगत जानकारी है, यू विल हैव टू ट्रस्ट मी देयर। हम्म, मेरी व्यक्तिगत जानकारी है कि इस बार टिकट वितरण पूरी तरह योगी आदित्यनाथ पर छोड़ा गया है। ओके, दैट इज गुड। तो कम से कम ये तो हुआ ना कि थोड़ा सा डिसेंट्रलाइजेशन हुआ। हम तो राजस्थान में देख रहे हैं, यहाँ पर पत्ता नहीं हिलता पीएमओ और एचएमओ के अलावा।
क्या कहा जाए, ये तो थोड़ा सा अजीब सी बात है। मतलब कभी कभी मुझे लगता है शायद भारतीय जनता पार्टी के तमाम मुख्यमंत्रियों में अगर सबसे ज्यादा स्वतंत्र रूप से कोई अपना प्रभार निभा रहा है तो वो हेमंत बिस्वा शर्मा है। बात आपकी सही है। तो चलिए आज की चर्चा को हम यहीं पर विराम देते हैं। अच्छी बातचीत हो गई। थैंक यू सभी सर, दर्शकों थैंक यू, को बहुत थैंक यू बहुत सर, धन्यवाद। अनुपम जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, थैंक जय यू भारत, सर। वंदे मातरम। वंदे मातरम।